नमस्कार एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स। आपकी आने वाली प्लेलिस्ट में ये लेक्चर नंबर 3 के नाम से अपलोड किया जाएगा। इनकम टैक्स की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। एंड अभी हम लोगों ने जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा इंपॉर्टेंट टर्म्स और बेसिक कंसेप्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स का ही ये पार्ट बी भी कह सकते हैं आप। सो इट्स अप टू यू और यू कैन स्टडी दिस इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। आज हम कवर करने जाते हैं undisclosed sources of income। undisclosed sources of income वो sources होते हैं इनकम के जो SSC from the point of view the evasion of taxes से बचने के लिए इन इनकम को मैनिपुलेट करता है और असेसिंग ऑफिसर की नज़र में स्क्रूटनी के थ्रू या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के थ्रू ये चीज़ें जाहिर हो जाती हैं। ये कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो अनडिस्क्लोज सोर्सेज में आती है, आज के लेक्चर में वही कवर करेंगे। बेसिकली ये इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से कई ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बीकॉम के सेमेस्टर एग्जाम्स में, यूजीसी नेट में और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फंस सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स अंडर यूडी, वी कैन कॉल दिस यूएसआई, जो कि जनरली हम शॉर्ट में रेफर करते हैं व्हेन वी आर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टडिंग इनकम टैक्स। तो सबसे पहली चीज जो यूएसआई में कवर की जाती है वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के बाद वी टॉक अबाउट द अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, after which we talk about unexplained expenditures, then we cover the investments which are not fully disclosed। दोनों में फर्क है? बिल्कुल है। ये 4 सोर्सेज हो गए, वी हैव प्रिटी मच ऑफ देम। देन वी हैव द अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, नाउ वी हैव द अनएक्सप्लेन्ड मनी। सो बेसिकली वी हैव डन 5 सोर्सेज, बट यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है। एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा अमाउंट है, इनकम है, अमाउंट रिपेड और बोरोड ऑन हुंडी। हुंडी शब्द आप लोगों ने क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में सुना होगा, उसी हुंडी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो बेसिकली हमारे पास 6 ऐसे सोर्सेज हैं जो अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम में कवर किए जाते हैं। कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स व्हिच दे आर नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, अनएक्सप्लेन्ड मनी और अमाउंट रीपेड और बोरोड ऑन हुंडी। ये खुद में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इनकम टैक्स के एक्ट में केवल 6 ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम है जो अनडिस्क्लोज्ड। इनकम टैक्स के एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इन 6 इनकम का नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ऑड वन आउट या वाइस वर्सा करके क्वेश्चन आ सकता है। सो विद दैट बीइंग सेड, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ जो इनकम टैक्स के लेक्चर्स आप देख रहे हैं जो रोज रोज अपलोड किए जा रहे हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हु आर ट्राइंग टू बिकम प्रोफेसर्स थ्रू हायर एजुकेशन एग्जाम, जो कि मार्च या अप्रैल में ड्यू है, इट हैज बीन पोस्टपोन्डिंग, उसके लिए भी ये बहुत रेलिवेंट है। बिकॉज आई एम माई सेल्फ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आई एम एस्पायरिंग टू गो फॉर दिस एग्जाम। तो शुरू करते हैं। हर एक अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम के सेक्शन को आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। वो क्या होते हैं, फिनोमिना क्या होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम कैश क्रेडिट की बात करते हैं तो कैश क्रेडिट इनकम टैक्स के सेक्शन 68 में कवर किया जाता है। कैश क्रेडिट के ऊपर थ्योरी लिखने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। यू सी,
व्हाट इज कैश क्रेडिट? देखिए, होता क्या है ना, जब एसएससी के बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई अनएक्सप्लेन्ड या अनअकाउंटेड मनी कैश क्रेडिट कर दिया जाता है तो वो कैश क्रेडिट होता है? नहीं, अभी पहला स्टेप है, मनी हैज बीन क्रेडिटेड और उसके लिए पहली तो बुक ऑफ अकाउंट में कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो बात जाहिर है कि असेसिंग ऑफिसर को किसी बहुत एक्सटर्नल सोर्स से ये बात पता चली, असेसिंग ऑफिसर को असेसी से नहीं पता चली है। तो पहली चीज तो ये कि मनी हैज बीन क्रेडिटेड, जिनकी एंट्री बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं की गई थी। तीसरी बात, एसएससी इसके लिए या तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, या फिर देखो ऐसा तो होगा नहीं कि वो कुछ बोलेगा ही नहीं, ही विल डेफिनेटली रन थ्रू द आईटी एडवोकेट सीए कि भाई मैं करूं क्या, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक्सप्लेनेशन वो नहीं होगा, देगा। फिर भी कानून हमसे कहता है कि अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है या फिर असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन में वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो अनसैटिस्फैक्टरी है, तो फिर ऐसी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी ऐसे एसएससी के हाथ में। देखो हमारे हिंदुस्तान में क्या है ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स एक्ट है। विश्व भर के जितने भी देश हैं उनकी सारी टैक्सेशन पॉलिसीज के कंपैरिजन में हिंदुस्तान का इनकम टैक्स एक्ट बहुत टफ है। तो क्यों टफ है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज्यादा शातिर हैं। तो जब ये प्रोविजन आया तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, आई हैव वन मोर आइडिया, मैं एक कंपनी फॉर्म कर लेता हूं ना, और उस कंपनी में ये जो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है, ये जो कैश है उसको शेयर एप्लीकेशन मनी दिखा देता हूं, शेयर अलॉटमेंट मनी दिखा देता हूं। लूप होल्स की कमी थोड़ी है कानून में। अब ऐसा कुछ एसएससीज ने किया, जिसके बाद इसमें एक और बात को ऐड कर दिया गया। वो क्या था? अगर ऐसे एसएससी द्वारा कोई कंपनी क्लोजली हेल्ड है, पूरी तरह से तो अपनी कंपनी नहीं दिखाएगा बिकॉज बात जाहिर हो जाएगी कि भाई तुम्हारी इनकम है, क्लोजली हेल्ड है मतलब उसका स्टेक है 50%, 20%, एक बड़ा ही वाइबल स्टेक है। स्टेक मतलब हिस्सेदारी, स्टेक है। अगर ऐसी कंपनी भी, उस कंपनी के बंदे इस एसएससी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि नहीं नहीं ये हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट की थी, फॉर सम रीजन हम वापस ले लेंगे इसीलिए अकाउंट्स में नहीं दिखाया एसएससी, इस कंपनी के द्वारा मतलब अपने इस कैश क्रेडिट को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा? असेसिंग ऑफिसर दोबारा से इस इनकम को उसी के हैंड में टैक्सेबल करेगा बिकॉज वो कंपनी एसएससी ने बनाई ही ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए है। ये बात बाय डिफॉल्ट प्रूफ हो जाएगी। मगर यहां पे एक एक्सेप्शन भी डाला गया। अभी हमारे हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योर्स का दौर चल रहा है, विच इज वेरी गुड। मेक इन इंडिया के बाद काफी लोग जो खुद ऊपर आए हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बिकम देयर ओन ओनर। शार्क टैंक करके एक शो आता है विच इज अ कॉपी ऑफ अमेरिकन शार्क टैंक, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट उस शो में आप क्या देखते हो कि वो फाइनेंस कराने को आते हैं, उनके पास जो बंदे बैठे रहते हैं जो खुद को शार्क बोलते हैं, वो फाइनेंसर्स हैं, काइंड ऑफ फाइनेंसर्स है। कौन से फाइनेंसर्स हैं? दे आर वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो एक उभरते हुए एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस देते हैं जब वहां पे उसको, उस वेंचर कैपिटलिस्ट को वहां पे स्कोप दिखता है प्रॉफिट का, ग्रोथ का। मैं आई नॉट सीन दैट शो बट आई हैव सीन द शॉर्ट्स जो आपके यूट्यूब पे स्क्रॉल करता रहता है, तो वहां पे दीज शार्क्स दे आस्क फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉफिट परसेंटेज, डोंट दे डेफिनेटली डू। यही होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये पूरे एक्ट में ये बात कही गई कि अच्छा मगर अगर एक वेंचर कैपिटलिस्ट किसी बंदे को पैसे दे रहा है, कैश दे रहा है, तो बात जाहिर है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट कोई फ्री में किसी को 2 करोड़ 20 करोड़ नहीं दे देगा। और यहां पे एक्सेप्शन किस बात का बनाएगा कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर के अकाउंट में कोई वेंचर कैपिटलिस्ट मनी को क्रेडिट करता है। इसी के साथ ये कवर हो गया हमारा कैश क्रेडिट।
अब कुछ चीजें जो इसके बारे में नोटेबल हैं उनको लिख लेते हैं, जो कि एमसीक्यूज में अगर हम लास्ट टाइम अपनी कॉपी को देखते हैं, अपनी नोटबुक को देखते हैं, wherever you're noting it down, you may be writing it on your desktop or laptop, whatever. तो वो कुछ पॉइंट्स जिनसे ये कैश क्रेडिट याद हो जाएगा. सो लेट्स राइट विद मी. जो पहली चीज आपको लिखनी चाहिए, sum credited in the account of SSE. Is that okay? जो दूसरी पॉइंट आपने समझने लायक है, जिसके लिए SSE कोई satisfactory explanation या शायद कोई explanation नहीं दे रहा है. So, for which either SSE gives no or unsatisfactory explanation. किसको explanation देगा SSE? Definitely assessing officer को. Explanation to AO. Assessing officer को हम AO भी कहते हैं. और any such explanation offered by a closely held company on the behalf of SSE इन द नेम ऑफ, किस नाम में कंपनी दे सकती है? शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, कुछ भी कह सकते. सो इन द नेम ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेट्रा, whatever names you can think of it. So such income will be taxable in the hands of SSE. But as I said you, एक एक्सेप्शन है, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं. बिकॉज अगर टफ कंपटीशंस की हम बात करें तो एक्सेप्शन पे तो ज्यादा जोर देना चाहिए. एक्सेप्शन क्या है? मनी कॉमा कैश, ऑफ कोर्स मनी कैश सेम थिंग, credited in the accounts of SSE through a venture capitalist, एक वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर फाइनेंसिंग फर्म द्वारा. सो ये हो गया आपका कैश क्रेडिट, जो सेक्शन 68 में एग्जैक्टली यही बातें बोली जाती हैं. अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम से. आप अपने वीडियो को पॉज करके ये चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं. एंड लेट्स डाउन द नेक्स्ट अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम. हमारा जो दूसरा और तीसरा सोर्स है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और अनएक्सप्लेन्ड मनी, मैंने इन्हें साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि ये साथ में आपको बेहतर समझ में आएंगे. एक जो सेक्शन नंबर 69 में कवर होता है और एक जो सेक्शन 69 के आर्टिकल ए में कवर होता है. अनएक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड, इस वजह से यहाँ पे आपको केवल कुछ वर्ड्स को अल्टर करना है और डेफिनेशन विल बी वन एंड द सेम थिंग. देखिए, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एसएससी द्वारा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसका सबसे पहले तो बुक ऑफ अकाउंट में कोई रिकॉर्ड नहीं है. दूसरी चीज, जैसे कैश क्रेडिट में रिकॉर्ड था, यहां पे रिकॉर्ड ही नहीं है. तो पहली चीज तो यहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है. दूसरी चीज,
इस इन्वेस्टमेंट का ना तो सोर्स पता चल रहा है ना तो एप्लीकेशन पता चल रहा है। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर इस इनकम को पूरी तरह से एसएससी के हाथ में टैक्सेबल कर सकता है एज डीम्ड इनकम। लेक्चर नंबर 1 में, नो आई थिंक लेक्चर नंबर 1 और 2, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर इट, बट वहां पे हमने एसएससी के डेफिनेशन की बात की थी। इट वॉज एक्चुअली लेक्चर नंबर 2 जहां पे हम टर्म्स को समझ रहे थे, तो एसएससी के डेफिनेशन की बात की थी और हमने एसएससी को डीम्ड एसएससी की बात की थी। तो ये एक डीम्ड एसएससी बन जाएगा ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब तुमने भले नहीं बताया पर हम तो मानेंगे। डीम मीन्स टू अज्यूम समथिंग, सो वी आर अज्यूमिंग हिम टू बी द एसएससी ऑफ सच एन अनएक्सप्लेन्ड इनकम। बात वही है, बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी और यहाँ पे इनकम टैक्स के लॉ में कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। मनी, बुलियन, ज्वेलरी। बुलियन इज बेसिकली वी कैन कॉल अबाउट इट टू बी समथिंग एंटीक, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई बॉन्ड, ये सारी चीजें बुलियन में कवर होती है। विच इज कन्वर्टेबल इन मनी, दैट इज बुलियन। मे बी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट कैन बी एंटीक्स, इट कैन बी एनीथिंग। बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, बात सेम है, बस सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था और यहाँ पे कुछ और था। सो लेट्स राइट इट डाउन। अनएक्सप्लेन मनी के सीन में क्या होता है? सच इन्वेस्टमेंट्स which are not recorded in books of account. और यहां पे सेम चीज आपने लिखनी है, बस इन्वेस्टमेंट की जगह यहां पे बुलियन हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, मनी हो सकता है, या एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। एसेट, नो एसेट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एसेट कहते तब तो वो बुक ऑफ अकाउंट में प्रोवाइडेड होता। तो एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। और क्या इसके रिस्पेक्ट में? पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में किया गया होना चाहिए। ओके, उससे पहले होगा तो क्या छूट जाएंगे? नहीं, बिल्कुल तब भी होगा। सो इसके लिए पहली चीज तो दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ना तो इस इन्वेस्टमेंट का नेचर पता है और ना तो इन्वेस्टमेंट का सोर्स पता है, मतलब वेयर इट हैज बीन इन्वेस्टेड। सेम एज पॉइंट नंबर 2 ओवर हियर, ये भी आ जाए, ये सेम कॉपी होगा। तो इट इज डीम्ड इनकम ऑफ द एसएससी। इसमें डीम्ड इनकम क्या होगा? अगर ज्वेलरी अदर वैल्यूएबल एसेट है, उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी, मतलब अगर वो कोई ज्वेलरी है, कोई वैल्यूएबल आर्टिकल है, मार्केट वैल्यू विल बी द डीम्ड इनकम ऑफ द एसएससी। तो यहाँ पे हमने 2 और पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब केवल 3 अनडिस्क्लोज सोर्सेज बचे हैं। लेट्स जंप राइट देयर। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नंबर 4, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। मतलब कुछ अमाउंट दिखाया गया है बुक ऑफ अकाउंट में, कुछ अमाउंट, सारा अमाउंट नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये सबसे पहली चीज तो कवर होता है सेक्शन 69B में, और यहाँ पे केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं, अगर ऐसा कोई एसेट, ऐसा कोई आर्टिकल जिसकी पूरी वैल्यू बुक ऑफ अकाउंट में एसएससी ने नहीं प्रोवाइड की है, दिस विल आल्सो बी एंटरटेन्ड इन दिस सेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। अगर फाइनल अकाउंट में किसी इन्वेस्टमेंट का, किसी एसेट का वो वैल्यू दिखाया गया है और असेसिंग ऑफिसर को इस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है कि दरअसल उसकी वैल्यू ज्यादा थी, इट वॉज मोर देन वॉट इट वॉज शोन, तो ऐसे सीन में जो अमाउंट एक्चुअली में थी असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन में, वो इन्वेस्टमेंट उस अमाउंट पे वैल्यू किया जाना चाहिए। वन थिंग। अदर थिंग, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट था 10 लाख का
10,000, चलो ठीक है, और दिखाया है केवल 2,000। तो मतलब 2,000 पे तो टैक्स ऑलरेडी लग चुका है बिकॉज ये इनकम दिखाई गई थी। तो कितनी इनकम नहीं दिखाई गई थी? 8,000। ये 8,000 अंडर सेक्शन 69B के तहत टैक्सेबल हो जाएगी। ये चीज मैंने क्यों क्लैरिफाई कर दी, बिकॉज ये कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा 2,000 पे टैक्स लगा था फिर 10,000 पे लगेगा, तो 2,000 पे तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। डबल टैक्सेशन नहीं होगा। इस अमाउंट को माइनस करके जितना अमाउंट बचता है उस पे टैक्स लगाया जाएगा। So when the amount which is shown in the final accounts of the investment done, it can be in the form of jewelry or any other valuable article, कोई भी दूसरा valuable article हो सकता है, for which either again SSC के पास कोई explanation नहीं है या जो explanation है वो पूरी तरह से unsatisfactory है। तो SSC अपने डिस्क्रिप्शन में इस एक्सेस मनी को टैक्सेबल कर सकता है अंडर सेक्शन 69B। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे सोर्स के बारे में। चौथे नहीं, पांचवें सोर्स के बारे में, जो है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। ये भी सेक्शन 69C के तहत कवर होता है। पहली कंफ्यूजन तो ये होगी, इनकम पे टैक्स लग रहा था, ठीक है, क्या एक्सपेंडिचर पे भी टैक्स लगेगा क्या? नो, यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे टैक्स नहीं लगता है, मगर जब हमारे लेक्चर्स आगे प्रोसीड करेंगे तो हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 के बारे में पढ़ते हैं। ये जो डिडक्शंस होते हैं ये आपको कुछ एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में मिलते हैं। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे हम LIC प्रीमियम की बात कर सकते हैं। ये एक्सपेंडिचर जिसका अर्थ ये है कि अगर आपने 2 लाख का खर्चा किया तो सेक्शन 80 बोलता है कि तुम जो पूरा इनकम लिए हो ना उसमें से 2 लाख का 1.5 लाख माइनस कर लो, तो ऑटोमेटिकली इनकम 1.5 लाख से कम हो जाएगी। मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर भी आपकी इनकम को घटाते हैं। तो जितना कम इनकम उतना ज्यादा उतना कम टैक्स, उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं उतना कम टैक्स। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो डिडक्शन के लिए नहीं अलाउ किए जाएंगे, विल नॉट बी अलाउड फॉर डिडक्शन। अनएक्सप्लेन्ड है तो बात फिर वही है, either no explanation by SSC या फिर unsatisfactory explanation by SSC। और जल्दी से कवर करते हैं आज का आखिरी टॉपिक, अमाउंट बोरोड या फिर रीपेड ऑन हुंडी। ये सब जो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है ना, वो सब लूप होल है, कभी ना कभी का लूप होल था जिसका फायदा किसी एसएससी ने उठाया तो यहाँ पे जजमेंट आए। ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। देखो, दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 69D, ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इट इज, सी, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी। हुंडी बैंक का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, माइंड इट। हुंडी इज अ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ लीगल इंस्टीट्यूशन, बट लीगल आइडेंटिफिकेशन है उसकी। So when any amount is borrowed on a hundi or any amount is due thereon, due है, and is repaid other than through a account payable check, मतलब तुम अगर account pay check से उसका repayment करते ना तो फिर वो ठीक था, that was okay, that was not undisclosed source of income. But you are going for any method but account pay check के method का नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा जो अमाउंट ऑफ बोरो किए हैं या ऐसा जो अमाउंट ऑफ रीपे कर रहे हैं वो अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम का हो जाता है। एंड इट शैल बी टैक्सेबल, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? सो इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, जो या तो उसको बोरो किया हुआ है या तो रीपे करने जा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, बोरो किए हो तो तुम्हारी इनकम है, रीपे करो तो तुम किसी और को कर रहे हो। इट कुड बी एनीवन, बट यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन टू क्लोज टू कंसील अ सोर्स ऑफ इनकम, राइट? प्लीज वेट आउटसाइड।
So you are borrowing that person and you are repaying that loan. Okay, so one thing is very important over here. If such an repayment is there, then you will have to classify as under amount borrowed or repaid on a hundi. तो ऐसा borrower या ऐसा repayer will also be taxable as SSC. So with that being said, हमारा लेक्चर नंबर 3 ओवर होता है इनकम टैक्स का, और लेक्चर नंबर 4 में हम जनरल रूल और जनरल रूल के एक्सेप्शंस के बारे में कवर करेंगे. I hope this is all clear to you. If not, you can comment me in the comment box, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Basically, इस YouTube चैनल का मिशन ये है कि कॉमर्स के फील्ड में हर सब्जेक्ट को लेके एक रिवॉल्यूशन लाया जा सके. हर सब्जेक्ट का, हर कंपटीशन का स्टूडेंट जो कॉमर्स को बिलोंग करता है, फ्री में जितनी नॉलेज हो सकती है एक्वायर कर सके. एंड आई होप यू सपोर्ट आर दिस मिशन. सो this is Sakshi Mahadev for Oracle Commerce Coaching Gorakhpur, signing off.